नमस्कार, मैं हूं राजीव। बिहार चुनाव पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश मंथन पर, और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भाजपा और लोजपा की आपसी खींचतान। दरअसल इस खींचतान का तीसरा त्रिकोण है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का जदयू। और एक तरफ अभी तक लगातार लोजपा ये कहती रही थी कि हमारी सारी लड़ाई जो है वो जदयू से है, हम जदयू के विरुद्ध हैं, भाजपा के विरुद्ध नहीं है, हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी हैं। लेकिन अब भाजपा चूंकि नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकती, जनता दल यूनाइटेड को छोड़ नहीं सकती, तो इस खींचतान में उसे खुल करके अब जनता दल यूनाइटेड को अपने पाले में रखना ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है। और लोजपा के साथ अब वो एक खुली लड़ाई में उतर रही है। लेकिन काफी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि क्या अंदर खाने, क्या गुप्त रूप से भाजपा और लोजपा के बीच कोई संधि है? क्या इस संधि के तहत ही लोजपा गठबंधन से अलग होकर के लड़ रही है? क्योंकि इससे पहले लोजपा का सारा स्टैंड ये था कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे हम सिर्फ वहीं पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जहां भाजपा के उम्मीदवार होंगे वहां पर लोजपा के प्रत्याशी खड़े नहीं होंगे। हालांकि अब ये बात भी धराशायी हो गई है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के कुछ नेता लोजपा में शामिल होकर के लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरे, तो भाजपा ने उन सबको निष्कासित कर दिया अपने दल से 6 साल के लिए। फिर आज का ताजा घटनाक्रम यह है कि एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी लोजपा के विरुद्ध उतरने जा रहे हैं, लोजपा के प्रत्याशी भाजपा के विरुद्ध उतरने जा रहे हैं। तो आखिर ये जो त्रिकोण है, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा का, आखिर इसमें कौन किससे लड़ रहा है, किसकी लड़ाई असली है, किसकी लड़ाई नकली है, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय 3 खास मेहमान, और इन तीनों से आपका हम परिचय करा दें। अभी पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं अरुण कुमार जी, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अभिरंजन कुमार राजनीतिक विश्लेषक। अरुण जी, सबसे पहले आपसे ही समझते हैं कि ये जो खींचतान है जिसकी भूमिका मैंने थोड़ी रखी, असली कहानी क्या है, अंदर की कहानी क्या है? देखिए, अंदर की कहानी क्या है ये बात तो न बीजेपी वाले बताएंगे न एलजेपी वाले बताएंगे। तो इसलिए पत्रकारों को आकलन ही करना है। और जो स्थितियां बनी शुरू से ही कि एक स्ट्रेटजी के तहत लगातार एलजेपी ने नीतीश कुमार पर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे नेता हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव माना जाता है कि बिहार में अभी तक नहीं है, भाजपा में भी नहीं। इन सब के कारण जब चिराग पासवान जो एक युवा नेता हैं, उन्होंने लगातार और सीधे तौर पर नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल पर अटैक करना शुरू किया, तो लोगों को लगा जो बात कुछ गंभीर है। और जब लास्ट में उन्होंने बात खोल कर रख दी कि भाई मैं जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारूंगा, तो बात और भी सामने आ गई। लेकिन अभी स्थिति यह है कि भाजपा के लिए जो लोग आकलन कर रहे थे कि हो सकता है कि भाजपा ने ही एलजेपी को खड़ा किया, तो एलजेपी का खड़ा होना ये एक अंग्रेजी में कहते हैं डबल एजेड सोर्ड है, दोनों तरफ धार है। अगर आप जदयू को हराते हैं और खुद भी नहीं जीत पाते हैं, तो हो सकता है कि एनडीए की संख्या बहुत कम हो जाए। तो इसलिए इतना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क बीजेपी भी हर जगह लेगी। कुछ सीटों पर हो सकता है, जैसा कि दिख रहा है, जैसे बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के कुछ लोजपा में चले गए, और भाजपा जैसी एक अनुशासित पार्टी में इतनी जल्दी फेरबदल हो जाना 2-4 घंटों में, तो लोगों को लगा जो कुछ अंदर खाने बात हो रही है, और बात हो सकती है हो भी कुछ किसी स्तर पर। लेकिन बिहार की जो भाजपा है उसको पता है अपनी स्थिति। वो जिस तरह से जदयू के साथ स्थिति है कि वो अकेले नहीं जीत सकती है, तो भाजपा में भी वो कॉन्फिडेंस बिहार में अब तक नहीं बिल्ड हो पाया है, क्योंकि भाजपा के पास भी उस तरह का कोई नेता नहीं अभी तक उभरा जो नीतीश जी को चैलेंज कर सके या नीतीश जी के ऑल्टरनेटिव में आ पाए। इसलिए लोजपा का खड़ा होना, एक युवा नेता का खड़ा होना, ये बहुत सारी संभावनाओं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नीरस सा लगने वाला चुनाव
जिसमें कि लग रहा था कि एनडीए आराम से जीत जाएगी और वन साइडेड इनकाउंटर मैंने ये कॉन्टेस्ट होगा, उस कॉन्टेस्ट में एलजेपी के कारण एक नई तरह की बात उभर कर सामने आई, जिसने चुनाव में एक नया रस घोल दिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर में ये स्थितियां किस तरह की बनती हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड बी किंग्स। हम जो चाहते हैं वैसी ही स्थिति हो जाएगी, ये जनता के मालिक है, और जनता क्या सोचेगी, किस तरह से करेगी, ये समय बताएगा। जी बिल्कुल राजीव अरुण जी, आपने सही कहा कि जनता को ही अंततः तय करना है। उससे पहले राजनीतिक दल सिर्फ अपना गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर जी। सकते हैं, लेकिन अंततः फैसला जो है वो जनता को ही करना है। संदीप जी, क्या लग रहा है आपको, ये लड़ाई कितनी असली है, कितनी नकली है? देखिए, ये लड़ाई असली तो मुझे कतई नहीं लग रही, क्योंकि जो लोजपा के जो प्रमुख नेता हैं चिराग पासवान, उनका शुरुआत से जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि वो भाजपा के साथ हैं, वो मोदी और अमित शाह के निर्णयों के साथ हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के खिलाफ। तो उनकी लड़ाई केवल और केवल नीतीश जी के साथ है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, उसमें जदयू और भाजपा अगर अलग होकर लड़ते हैं तो एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है, और भाजपा सीधे सीधे चुनाव से पहले एक वॉकओवर इसे मान सकती है कि अगर अलग लड़ते हैं तो राजद भाजपा आगे बढ़ते हैं, सरकार बनाने की स्थिति तो नहीं आती है। और लोजपा के साथ मिलकर भाजपा मौजूदा वक्त में जो अभी तक की स्थिति थी उसमें वो सरकार बनाती नजर नहीं आ रही थी। तो जदयू कहीं ना कहीं से मजबूरी थे भाजपा के, तो उसको भाजपा बनाए रखना चाहती थी। लेकिन जिस तरह के हार्ड बार्गेनर नीतीश कुमार हैं, तो अपनी सत्ता के लिए वह किसी को स्थान नहीं देते। पहले एनडीए से नीतीश कुमार के कारण ही रालोसपा को जाना पड़ा, उसके बाद से एनडीए से आज लोजपा भी चली गई। सन 2019 के लोकसभा के संघर्ष में जब नीतीश कुमार 17 में वापस आ गए थे, तो 14 के चुनाव में उन्होंने 2 लोकसभा सीटें जीती थी और भाजपा के पास 22 थी। लेकिन इतनी कड़ी बार्गेनिंग थी कि भाजपा को अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं उसकी कसक उस वक्त भी भाजपा के जो उनके कार्यकर्ता थे या जो उनका जो रैंक एंड फाइल था, उसमें बहुत जबरदस्त कसक थी। और आज जब लोजपा जा गई थी इनके कारण, तो एक बार फिर उस रैंक एंड फाइल में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, और लगता है कि जो आला कमान है, जो जल्दी बयान नहीं देता है, लेकिन वह अपने जो सोचता है या जो भी समझता है उसके निर्णयों को सीधे सामने लाता है। आज ये लगता है कि लोजपा बाहर होके और जदयू को कुछ नुकसान पहुंचाएगी। अब जहां तक सवाल है कि भाजपा, अभी आपने कहा कि भाजपा ने भी खड़े किए हैं लोजपा के खिलाफ, ये इसका सवाल मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि 121-122 सीटें एनडीए में जो है बटी हैं आपस में, तो 121 सीटों पे भाजपा अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और लोजपा उनके खिलाफ खड़े करेगी। तो लोजपा ही उनके खिलाफ खड़ी कर सकती है, वो खड़ा करना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हम आप यहाँ बैठ के समझ रहे हैं इन बातों को, तो ऐसा नहीं है कि जदयू नहीं समझ रही होगी। अभी हाल में एक बैठक हुई थी जिसमें लल्लन काफी उखड़ गए थे जदयू के, और उन्होंने दम है अकेले लड़ लें, तो उससे फडणवीस साहब और भूपेंद्र यादव भी बैठे थे, वो लोग भी भड़क गए थे। फिर दोनों जानों में समझौता टाइप का एक हुआ और भी साथ लड़ रहे हैं। तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आवश्यक है कि लोजपा अपने कुछ कैंडिडेट भाजपा के ही खिलाफ खड़ी करे, ऐसा समझ में आता है। अभी तक ये नहीं लगता है कि चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ, ये एक दिखावा मुझे महसूस होता है। राजीव जी, अभिरंजन, क्या जिस तरह से भाजपा या खुद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नीतीश कुमार की इतनी तारीफें करना, भाजपा की ओर से, भाजपा अध्यक्ष की ओर से खुल करके साफ कह देना कि भले अगर जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम आए, भाजपा की ज्यादा आए, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देना संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन सब के बावजूद बिहार में ये जो एक शक की सुई घूम रही है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या जिस तरीके से नीतीश बाबू के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, क्या इस बार भाजपा अपने पेट में दांत छिपा करके चल रही है?
नहीं, अगर दांत वाले खिलाड़ी से आपको मुकाबला करना है तो दांत रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा के जो नेतृत्व है, वहां बैठे हुए लोगों को शायद इस बात का एहसास हुआ और कहीं भाजपा को ये बात तो जरूर एहसास हो रहा है, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा है। ये तो एहसास हो रहा है कि बिहार जो हमारे लिए एक उपजाऊ जमीन है, वहां पर हम कुछ खास जो है फसल नहीं उगा पा रहे हैं। तो अब ये चीजें देखिए कुछ न कुछ तो व्यूह हुई है, और पार्टी देखिए, तो मैं ये चीज नहीं हो जाना है, क्योंकि उनको चाहिए। अब रामविलास पासवान है तो परिवार से उनको एक राज्यसभा का भी ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी माँ को राज्यसभा का सांसद बनवाना चाह रहे हैं, तो उनको सेंटर में मंत्री की कुर्सी चाहिए, माँ को भी राज्यसभा में भेजना है, परिवार के अन्य सदस्यों की भी कुर्सी, सब लोगों की जो जहाँ पर काबिज है आने वाले समय में बरकरार रहे, इस बात की भी उनको चिंता करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी से तो का इरादा ऐसा चिराग पासवान का होगा नहीं, जो कि उनके बयानों से भी स्पष्ट है। तो सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ना नहीं है और नीतीश कुमार की मुखालफत करना है, तो यह बिना भारतीय जनता पार्टी के इशारे के देखिए नहीं हो सकता। तो या तो ये है कि इन लोगों ने उसी तरह की बेवकूफी कर दी है, चिराग पासवान एंड कंपनी ने, जिस तरह की बेवकूफी उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा के चुनाव में किया, वो सीटों की बार्गेनिंग में एक ईगो पालकर, झूठा ईगो पालकर बैठ गए। ये लोग बीजेपी वाले अब या तो ये हो कि ऐसा हुआ होगा कि गठबंधन टूट गया होगा, अगर ऐसा, बट ये लोग मौसम वैज्ञानिक लोग 2-4-5 सीटों के लिए एक गठबंधन से जिसकी की केंद्र जी इस समय सबसे महत्वपूर्ण, इस समय सबसे बड़ी पहेली यही है कि लोजपा एनडीए गठबंधन से अलग हो, इसका कोई तार्किक कारण उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से ये बार बार संदेह होता है कि क्या भाजपा के इशारे पर ही या भाजपा की शह पर ही लोजपा ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन अरुण जी, आप जो बात कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, वही सवाल आगे बढ़ा करके आपसे पूछता हूँ कि कहीं इस चक्कर में कि भाजपा ये सोचे कि नीतीश कुमार को थोड़ा कमजोर करना है, उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली के भाग से छींका फूट जाए, मतलब भाजपा जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने में लग जाए, जनता दल यूनाइटेड भी इस सारे खेल को समझेगी ही अपने आप ही, क्योंकि नीतीश कुमार से बड़ा राजनीतिज्ञ इस समय में बिहार में कोई और है नहीं, तो वो किसी खेल को नहीं समझेंगे, उनके पास कोई जानकारी नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं। तो जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा को कमजोर करने में लगेगी। जब एनडीए गठबंधन के दोनों बड़े दल एक दूसरे को कमजोर करने में ही लगेंगे, तो कहीं ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है, कहीं जिसको आप रेस में आज एकदम पीछे मानते हैं, अधिकांश लोग मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर नतीजा कुछ बिल्कुल उलटफेर वाला हो जाए? नहीं, देखिए राजीव जी, आपने बात बहुत अच्छी कही। मैंने शुरू में ही इसलिए कहा कि ये एक डबल एजेड, दुधारी तलवार है, क्योंकि आप जो सोच के चल रहे हैं वैसे ही परिस्थिति आएगी और वैसा ही रिजल्ट आएगा, ये किसी भी मजे हुए राजनीतिज्ञ के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्थितियां अचानक बदल जाती हैं। और आज की स्थिति में भी देखिए, ये चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसका परिणाम सिर्फ इस चुनाव का परिणाम ही नहीं होगा, चूंकि नीतीश कुमार के बारे में ये माना जा रहा है कि ये उनकी अंतिम पारी होगी, और वो भी चाहते हैं कि मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में अब मैंने जो काम किया है उस काम के बल पर मुझे एक और मौका मिले, और वो मौका उनको बीजेपी के साथ ही मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना कद बिहार में उस तरह से नहीं बढ़ाया जिस तरह से बीजेपी का कद यूपी में है या झारखंड में है या और भी अन्य हिंदी, मध्य प्रदेश में है, हिंदी बेल्ट में है। तो बीजेपी के लिए भी एक ये चांस था कि भाई मैं अपना कद कुछ बढ़ाऊं, क्योंकि पोस्ट नीतीश के बारे में जो लोगों को सोचना है कि नीतीश के बाद कौन,
उसमें भी अभी पूरी तरह से स्थितियां उभर कर सामने नहीं आ रही, क्योंकि कहा यही जाता है कि नीतीश जी ने जो एक गवर्नेंस का मॉडल दिया, कोई ऑल्टरनेटिव उनके सामने में खड़ा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी सीधे नीतीश जी का मुखालफत नहीं कर सकती है। इसमें चिराग पासवान युवा हैं, उन्होंने देखा कि भाई मैं अगर मुखालफत करता हूं, और वो मुखालफत हो सकता है टैसिट अंडरस्टैंडिंग, अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही हो, क्योंकि नहीं तो आरजेडी से तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं, लालू प्रसाद बनने में अभी उनको समय लगेगा, लेकिन वो प्रयास जरूर कर रहे हैं कि मैं आरजेडी का नेतृत्व अपने हाथों में ले लूं। तो बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर इस परिस्थिति का जन्म हुआ है। इस परिस्थिति को आप आइसोलेशन में, अकेले में मत देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार को थोड़ा कमजोर करने की स्थिति में बीजेपी समझ रही है कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन मैं मजबूती से उभर कर सामने आऊं, लगे कि भाई बीजेपी ने बनाया है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं वो इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपने शुरू में ही कहा, आपने भी, कि वो टफ बार्गेनर है जी। अरुण जी, तो यहाँ पे आपके हिसाब से ऑब्वियसली ये कयासबाजी ही होगी, क्योंकि कोई पक्के दावे के साथ कह नहीं सकता कि कौन क्या सोच करके क्या खिचड़ी पका रहा है। लेकिन क्या आपको अरुण जी ये लगता है कि भाजपा एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को चाहती है, या वो चाहती है कि चुनाव नतीजे इस तरह से हो जाएं कि बाद में हम भाजपा के मुख्यमंत्री का दावा पेश कर दें चुनाव के बाद? देखिए, ये तो बीजेपी के कई नेताओं से आप बात करेंगे, ये उनका शुरू से अरमान रहा है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन चूंकि यहाँ की जो ग्राउंड स्थिति है, ग्राउंड रियलिटीज वो जानते हैं, उनके पास उस तरह का कोई नेता अभी तक उभर कर सामने नहीं आया, या ऐसा वोट बैंक उनके पास नहीं है कि वो अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ सके। क्योंकि बिहार में हम लोग कहते हैं कि त्रिकोण पॉलिटिक्स है, एक नीतीश जी, जेडीयू, एक आरजेडी और एक बीजेपी। इसमें से जो दो साइड मिल जाती है वो तीसरे पर हावी हो जाता है, जैसा आपने 2015 में भी देखा। तो वहां नीतीश जी ग्रैंड अलायंस में थे, तो ग्रैंड अलायंस ने 2014 के ठीक 1 साल के बाद ही पासा पलट दिया। तो ये बिहार की स्थितियां जो हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत अलग हैं अन्य राज्यों से, इसलिए ये इस तरह की स्थिति में अभी हम लोग कयासी लगा सकते हैं, लेकिन जो रिस्क एक है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो कंफ्यूजन ग्राउंड पे है, वो जेडीयू वाले भी मानते हैं, बीजेपी वाले भी बिहार में मानते हैं, और उसको दूर करने का भी प्रयास हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बात को हम आज नहीं कह सकते कि कितनी दूरी तक और कितना ऑनेस्ट प्रयास हो रहा है कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। जी संदीप, आपके हिसाब से भाजपा कमजोर नीतीश को मुख्यमंत्री बना करके सरकार में अपनी ज्यादा असरदार भूमिका चाहती है, या वो चुनाव के बाद नीतीश को किनारे कर देना चाहती है? देखिए, नीतीश को चुनाव के बाद किनारे करना तभी संभव है जब बीजेपी के पास 121 में जो भी इनको अन्य पार्टियों को, छोटी मोटी पार्टियों को देना है, वो देने के बाद कम से कम ये 100 सीटें निकाल लें और चिराग पासवान के पास भी 25 सीटें आ जाए। ऐसा मुझे दिखता नहीं, और ऐसा अगर नहीं होता है तो नीतीश कुमार फिर मानने वाले नहीं, और बीजेपी फिर उनको मना नहीं पाएगी। तो मुझे नहीं ये लगता कि बीजेपी एक दांव हो सकता है कि चलो आज कल की डेट में, जो अभी अरुण जी ने कहा कि पोस्ट नीतीश, एक कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में अभी सुशील मोदी जो अभी वहां के सर्वोच्च नेता हैं और जिन पे तमाम सवाल हैं उनके नेतृत्व पे, और उसके बाद से कोई नेतृत्व ग्रूम नहीं हुआ है वहां। एक बीच में राजीव प्रताप रूडी आए, लेकिन कोई स्टेट लेवल पे वैसे ग्रूम नहीं किया गया। आप ध्यान दीजिए कि आर.के. सिंह जो गृह सचिव रहे और सांसद हैं आगरा से, उन्होंने इस पूरे प्रकरण के पहले लगभग 2 महीने पहले एक बयान दिया था कि बीजेपी अगर अकेले लड़ी तो वो सीटें जीत के सत्ता पर अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन हम दोस्तों का साथ नहीं छोड़। मुझे नहीं लगता कि ये नीतीश कुमार को किनारे करके सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, और जब स्थिति में नहीं आएंगे तो वहां का आला कमान मुझे इतना नहीं दिखता कि वो ऐसे
बेबुनियाद चीजों पे अपने कैलकुलेशंस करके और कोई रणनीति बनाए। और जहां तक कमजोर का सवाल है कि कमजोर नीतीश, तो नीतीश जब तक रहेंगे सरकार में, उनके पास अगर 20 सीटें भी हैं और सामने वाले के पास 100 सीटें हैं, तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे और जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे वो मजबूत रहेंगे। जी अभिरंजन, यदि कमजोर नीतीश वाला फॉर्मूला नहीं चलना है, या एक खतरा यह है कि नीतीश को कमजोर करने के चक्कर में कहीं गठबंधन ही इतना न कमजोर हो जाए, क्योंकि फिर भाजपा अगर जदयू को हराएगी तो जदयू भाजपा को भी हराएगी। बातें खुली रहती हैं, सबके सामने दिख जाती हैं। जो बातें अगर पूरे बिहार में चर्चा का विषय हैं, उस चीज को जनता दल यूनाइटेड महसूस नहीं कर रही है, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए अंदर खाने जब बैठकों में जो अभी संदीप जी ने जिक्र किया जिस बैठक का कि आपस में इतनी तू मैं हो गई कि फिर सुलह सफाई करने की नौबत आ गई, तो फिर वैसी हालत में क्या शुरुआत में एक सोच थी कि हाँ लोजपा को जनता दल यूनाइटेड के विरुद्ध एक पोस्चरिंग कराएं जिससे जनता दल यूनाइटेड दबाव में रहे, अंकुश में रहे, लेकिन ये रणनीति कहीं पर जाकर के शायद उतनी सफल नहीं हुई, क्योंकि नीतीश इस रणनीति को भाप गए और फिर उखड़ गए। तो फिर भाजपा को वापस दबाव में आकर के अब लोजपा के खिलाफ खुल करके लड़ाई में उतरना पड़ रहा है। मामला क्या है कि भाजपा ने लोजपा को बढ़ाया और फिर पांव पीछे खींचने पड़ रहे हैं, या लोजपा की महत्वाकांक्षाएं अपने आप में इतनी बढ़ गई कि शायद भाजपा को भी उसे नियंत्रित कर पाना उसके वश में नहीं रहा, और जनता दल यूनाइटेड के साथ लोजपा का जो पुराना 36 का आंकड़ा है वो आज का नहीं है, वो मतलब रामविलास पासवान जी के समय से ही चला आ रहा है। तो फिर उस चीज को भाजपा जो है वो संभाल नहीं पाई, या कह लें कि दोनों साझेदारों को, गठबंधन के दोनों साझेदारों को एक साथ रख पाने में सफल नहीं हुई, तो उसने तय किया कि हमें नीतीश कुमार के साथ ही चलना है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूं। बहुत सारे लोग आजकल बिहार में ये बात बोल रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जितना नुकसान पहुंचा सकती है जनता दल यूनाइटेड को, जिन सीटों पर वो लड़ रहे हैं, उतना नुकसान पहुंचाने की हैसियत में जनता दल यूनाइटेड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि भाजपा के पास एक स्ट्रॉन्ग कार्डर वोट बैंक है। भले वो जो है 40-45% वोट लाकर राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कार्डर वोट बैंक है। जो पार्टी नेतृत्व का इशारा होगा या संकेत होगा या जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे, आजकल समर्थक जो है नेताओं से कम नहीं समझता है, नेताओं से 2 कदम आगे समर्थक रहता है। तो समर्थक आपकी इस बात को मान लेते हैं, अगर आपकी इस बात को मान भी लेते हैं अभिरंजन, अगर आपकी इस बात को मान भी लेते हैं अभिरंजन, इस बात को अगर मान भी लें तो भी क्या भाजपा जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करके अंततः अपने एनडीए गठबंधन को ही कमजोर करेगी ना? तो फिर भाजपा ऐसी रणनीति पर क्यों काम करेगी आज की तारीख में, जबकि उसे पता है कि नीतीश कुमार 20 विधायक लेकर के आए, 25 विधायक लेकर के आए, लेकिन फिर भी वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तभी सरकार बनेगी, नहीं तो फिर वो हट जाएंगे, किनारे हट जाएंगे, एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। फिर ये बहुत साफ सी बात है। राजीव जी, ये आकलन सही नहीं लगता मुझे कि वो 20-25 सीटें लेकर भी आएंगे तब भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें होंगी और नीतीश जी के पास 30 या 40 भी मैं कहता होंगी, मैं 20-25 की बात नहीं करता, 40 भी होगी, तब भी नीतीश जी को सेंटर में जाना पड़ेगा, चीजें बदल जाएगी। देखो, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब इनके पास 140 होगा इस तरह से, और लोक जनशक्ति पार्टी भी कुछ सीटें लाएगी, कुछ सीटें इनकी मांझी की भी होगी, कुछ मुकेश साहनी की भी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपोजिशन का गठबंधन है उसके पास 100 से कम सीटें होंगी। और नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना फिर से इतना आसान नहीं होगा कि वो 50, 55, 60 सीटों वाले राजद के साथ जाके अपने 40 विधायक मिला लें। वो तो ये नहीं है। जब आपके पास ठीक ठाक सीटें आएंगी, अगर भाजपा की 100 सीटें आती है, इनकी 80 सीटें आती है, तब तो मैं मान लूंगा 70 सीटें आती है, 65 सीटें आती है, तब तो मैं मान लूंगा कि नीतीश दबाव बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन अगर उनको 40-50 सीटें आती हैं और 20-25 सीटें आती हैं, तो किसी एंगल से वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। और मैं एक चीज बता देता हूं, मेरे पास जो जानकारी है, हालांकि इस जानकारी की कोई पुष्टि नहीं कर सकता अगले 1 महीने तक, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार एनडीए की 210 सीटें नहीं चाहिए साहब।
भारतीय जनता पार्टी को इस बार एनडीए की केवल 140 से 150 सीटें चाहिए, 160 सीटें चाहिए। तो आप जो भारतीय जनता पार्टी की ख्वाहिश है वो 140 से 160 के बीच आप मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा सीटें इस बार एनडीए की चाहिए ही नहीं। अब क्यों नहीं चाहिए और मैं ये कहां से किस हवाले से कह रहा हूं ये मत पूछिए, लेकिन उसको चाहिए नहीं 160 से ज्यादा सीटें सर। तो इसलिए जो है ये जो अभी पोस्टरिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लोक जनशक्ति पार्टी को मैसेज देने का प्रयास कर रही है, वो लोक जनशक्ति पार्टी को मैसेज नहीं है, वो जेडीयू को मैसेज है कि तुम मेरी सीटों पर जो है ठीक ठाक लड़ो, तुम मेरी सीटों पर गड़बड़ी मत करना मेरे भाई। बाकी जो है चाहे लोक जनशक्ति पार्टी को भी गाली भी देगी भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, तो भी जो बीजेपी के समर्थक हैं वो ये मानकर बैठे हुए हैं कि जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है वहां पर अगर हमें जनता दल यूनाइटेड के किसी उम्मीदवार को हराना है या किसी सीट पर उसको हराना है तो हमारा नेचुरल एलाई जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अगर वहां पर स्ट्रांग होता है और जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट कमजोर हो या वहां पर उसका कमजोर वोट बैंक हो, ज्यादा वोट नहीं हो या किसी वजह से वहां पर ज्यादा नाराजगी हो, तो बेसिकली नीतीश के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, उस चीज को बैलेंस करने के लिए इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को ये किया है। और मुझे देखिए फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि चिराग, रामविलास, ये लोग जो है, रामविलास उस वक्त जीवित थे, हालांकि बीमार थे, अस्पताल में थे, तो उस वक्त की मंत्रणाओं में वो संभवतः शामिल नहीं रहे होंगे, लेकिन चिराग भी कम चतुर नहीं है। ये तो मौसम विज्ञान तो बचपन, अगर रामविलास पासवान इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक थे तो चिराग तो बचपन से मौसम विज्ञान सीखकर जो है वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसलिए ये जो है एक अलायंस, हिडन अलायंस तो है दोनों के बीच में। अब इसमें ये जरूर है कि बीजेपी अपने नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर रही है जो उनके साथ जा रहे हैं। भाई साहब, अगर चुनाव के बाद इन दोनों का फिर से अलायंस बना तो ये 6 साल का निष्कासन जो है या निलंबन जो है उसको वापस लेने में 6 मिनट लगेंगे साहब। ये तो पार्टी की अनुशासन कमेटी को बैठकर बस एक बार फैसला कर लेना है। जी जी बिल्कुल। अरुण जी, क्या आप इस बात से, इस बार 140 से 160 सीटें चाहिए एनडीए की, और ये जी अरुण जी, क्या आप कोई एक थ्रेशहोल्ड लिमिट देखते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड को इससे कम सीटें मिली तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भले ही सरकार एनडीए की बन जाए? देखिए, वैसी स्थिति जो अभी तो हाइपोथेसिस है, अगर बहुत ज्यादा कम सीटें आ गई तो नीतीश कुमार हो सकता है खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कि अथॉरिटेटिवली लीड करते हैं, और उन्होंने अभी तक जिस तरह से लीड किया है तो बीजेपी हरदम सेकंड फिडल रही है। बीजेपी उनके पीछे चली है बिहार में। बाहर कितना भी स्ट्रांग रहे हैं आप, बिहार में हर समय जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पीछे ही बीजेपी चली। तो नीतीश कुमार ने एक लंबी पारी खेली, और नीतीश कुमार ये इतनी आसानी से भी नहीं मान लेंगे कि भाई आप मैं 25 सीट पे भी मैं बनने के लिए तैयार हूं। उस तरह के वो नेता नहीं है। वो अगर उस तरह की स्थिति आई, जो कि अभी हाइपोथेसिस है, इतनी खराब स्थिति अगर होगी तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा कैलकुलेटेड, मैंने ये दुधारी तलवार टाइप है, ये ऐसा रिस्क है जो आप भी कह रहे हैं कि भाई हमारे चाहने से ही सारे वोट पड़ जाएंगे और वही रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में कई बार अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाते हैं, और इसके लिए ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। बीजेपी चाहती है, शुरू से चाहती रही है कि हमारा मुख्यमंत्री हो बिहार में, लेकिन अभी तक वो नहीं बना पाए हैं। और ये चिराग पासवान, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ गुण सीखा होगा। 2005 में भी अगर लालू प्रसाद हटे तो उसमें एलजेपी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि एलजेपी ने फरवरी में भी 29 सीट जीती और अक्टूबर में आके 10 ही सीट जीती। लेकिन हर सीट पर जहां जहां आरजेडी हारी, 10,000, 5,000, 20,000 जितना मार्जिन था विक्ट्री का, उतना वोट लेकर बैठ गई एलजेपी। तो वो कैलिबर तो है एलजेपी को। ऐसी बात नहीं है कि बहुत जगह वो 5,000, 10,000, 20,000 वोट लाके एक वाइटल डिफरेंस कर दे। तो क्या कैलकुलेशन है, लेकिन ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है, ये देखने वाली बात होगी। और बहुत कम सीट पर अगर जेडीयू उतर जाती है तो नीतीश कुमार सचमुच में खुद नहीं रहेंगे। बीजेपी क्या चाहेगी, वो खुद कहेंगे जो भाई 20-25 सीट पर मैं नहीं बनूं। जी राजीव जी राजीव जी, एक बात मैं कहूंगा। जी, आज की तारीख में
मेरे आकलन के पास बिहार में 10% से ज्यादा वोट नहीं है सर अपना, और 10% का जो फिगर दे रहा हूं ये आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं, उसके पास अपना वोट बैंक 10% से ज्यादा का नहीं है। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी जरूर जो है जनता दल यूनाइटेड को नुकसान। जी, तो नहीं, मोटा एक मोटा और बात है, एक छोटी सी बात और है। देखिए, जो भी किया है, अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ जेडीयू को देख के नहीं बनाई गई है। ये स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई होगी कि अभी आरजेडी भी लालू प्रसाद नहीं है, आरजेडी भी उतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है, बाकी पार्टियों में भी वो दमखम नहीं दिखता है। तो अभी बीजेपी को लगा होगा, हो सकता है कि ये समय सही है, अभी हम अपने को खड़ा कर सकते हैं अपने बल पर। तो स्ट्रैटेजी बनाने कोई खड़ी गलत बात नहीं, हर पार्टियां बनाती हैं अपनी स्ट्रैटेजी, लेकिन कहां तक सफल ये स्ट्रैटेजी होगी। अभी तक बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव के अलावे, लोकसभा चुनाव 2014 हो 19 हो, बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन विधानसभा में अभी तक बीजेपी ने अपने दमखम पर कुछ इस तरह का प्रत्याशित करके नहीं दिखाया है। इसलिए उसने ये मौका देखा है कि ये एक मौका है, एक चाल चली जाए, हो सकता है कि वो क्लिक कर जाए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कयास जो है, ये जो अटकलबाजी है या शक की सुई जो है, वो लगातार जब तक तीनों चरण के मतदान संपन्न नहीं हो जाते, जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते 10 नवंबर को, तब तक ये कयासबाजी चलती रहेगी। और शायद चुनावी नतीजों के बाद भी जो दल जिस तरह के पैंतरे लेकर के आएंगे, या लोजपा बाद में सरकार गठन के समय किस तरह की भूमिका निभाएगी, इन सबको देख करके शायद लोग सोचेंगे कि हाँ, वास्तव में भाजपा और लोजपा के बीच की लड़ाई जो थी या है अभी, वो कितनी असली है, कितनी नकली है। कोई इसका औपचारिक बयान तो आने वाला ही नहीं है, इसलिए हम सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगा सकते हैं और यह समझने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि वास्तव में इन दलों की रणनीति असल में क्या है और वो रणनीति कितनी कारगर हो सकती है। क्योंकि जैसा अरुण जी बता रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन के दोनों बड़े दल एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति में लगे, तो फिर ये दोधारी तलवार की तरह से भी काम कर सकता है। इसका असर क्या होगा, अंततः जनता ही तय करेगी। फिलहाल आपने हमारी इस बातचीत को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों वरिष्ठ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।